गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा अर्लियर वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोशलिज़म आइडियोलॉजी के बारे में। ओके, और अब उसके बाद बात आती है बेटा, थोड़ा सा हम पिछला रिकॉल कर लेते हैं ताकि अब आगे हमें रशियन रिवॉल्यूशन को समझने में हेल्प मिल सके। ओके, तो सपोर्ट फॉर सोशलिज़म हमारा इससे पहले वाला टॉपिक था। तो लगभग 1870 के नियर अबाउट सोशलिस्ट जो थे वो अपना आइडिया यूरोप में स्प्रेड कर चुके थे। मतलब जो सोशलिस्ट थे उन्होंने यूरोप में इस सोशलिज़म को वो फैला चुके थे। अब सोशलिस्ट कौन थे बच्चे? जो सोशलिज़म आइडियोलॉजी रखते थे, मीन्स जो सोशलिज़म विचारधारा को मानते थे। सोशलिज़म विचारधारा कौन सी थी? जिसमें सभी पर्सन कोऑपरेटिव वे से वर्क करेंगे और सभी को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो जो इनसे पहले सोशलिज़म आइडिया से पहले जो एक प्रेजेंट वहाँ पर जो हमें देखने को गवर्नमेंट का रूप मिल रहा था, तो वो मोनार्की गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट का था। ठीक है, तो इन्हीं से छुटकारा पाने के लिए, इन्हीं से मतलब इन्हीं को ख़त्म करने के लिए सोशलिज़म आइडिया जो है लोगों ने फॉलो करा। अब ये आइडिया इनको कहाँ से आया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब सोशलिस्ट जो थे उन्हें ये आइडिया आया सोशलिज़म का और धीरे धीरे उन्होंने यूरोप में सोशलिज़म आइडिया को स्प्रेड कर दिया। ओके, अब बात करते हैं बच्चे, ये जो सोशलिस्ट थे इन्होंने अपने एफर्ट्स को, अपने आइडियाज़ को आगे फॉलो करने के लिए, फैलाने के लिए और उस पर वर्कआउट करने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए इन्होंने क्या की? इन सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी सेटअप की। ठीक है, इन्होंने एक क्या बनाई? इंटरनेशनल बॉडी। ठीक है, जिसका नेम था सेकंड इंटरनेशनल। क्या नेम था? सेकंड ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल इसका नेम क्यों था? क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल कौन सी थी? कैपिटलिज्म। ठीक है, अब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट ये सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके अगेंस्ट खड़ी हुई। ओके बेटा, तो अब बात आती है कि जो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट ग्रुप ने बनाई, तो उन्होंने किस तरह से अनदर प्लेसेस पर भी अपनी अलग से कुछ सोशलिस्ट पार्टी बनाई। जैसा कि अब जर्मनी में देखें तो जर्मनी में SPD। ठीक है, अब ये जो जर्मनी में पार्टी थी इसका नेम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आप सोचोगे ये बीच में तो P है लेकिन मैम D को पहले बोल रहे हैं, तो बेटा ये कोई इशू नहीं है। तो इसमें इसका जो पार्टी का नेम है वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, तो जर्मनी में जो एक सोशलिस्ट ने पार्टी बनाई उस पार्टी का नेम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, और जो इंग्लैंड में उन्होंने पार्टी बनाई वो थी लेबर पार्टी। ओके बच्चे, तो जो सोशलिस्ट थे इंग्लैंड में उन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? लेबर पार्टी। और कब? इन 1900 लेबर पार्टी 1905 में एक लेबर पार्टी की फॉर्मेशन की। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो था उसने फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी, फ्रांस में कौन सी पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। ओके, तो ये 3 प्लेस पर जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन अनदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ये इस तरह की पार्टीज़ बनी, सोशलिस्ट पार्टी। अब जो भी ये सोशलिस्ट एसोसिएशन थी, पार्टीज़ थी, इन्होंने क्या वर्क किया? इन्होंने ये पार्टी जो बनी, इन पार्टीज़ का बनने का कोई एम तो होगा, कोई तो कारण होगा ना उन पार्टीज़ का बनाने का।
कोई तो इनका मतलब एक एम होगा, मोटिव होगा, किस वजह से इन्होंने अपनी ये अलग से एसोसिएशन बनाई सोशलिस्ट में। क्यों? क्योंकि देखो पहले क्या था, कैपिटलिज्म आ चुका था। कैपिटलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म में जो कैपिटलिस्ट थे, मतलब वो पर्सन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऑनर थे, उन्होंने इंडिविजुअली अपनी जो है इंडस्ट्री सेटअप की थी। सारा प्रॉफिट वो खुद ले जाते थे। ये प्रॉफिट उन्हें कमाकर अर्न करके कौन देते थे? वर्कर्स देते थे। लेकिन वर्कर्स प्रॉफिट दे रहे हैं, ये तो यानी कि वो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज ओनर अपने आप ही मशीनों को चला रहे हैं और अपने आप ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो था नहीं। उन्हें प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए वर्कर्स की नीड थी और वर्कर्स उन्हें ये काम करके दे रहे थे और इस काम के प्रोडक्शन के बेसिस पर ही उनकी अर्निंग हो रही थी, उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन फिर भी ये जो कैपिटलिस्ट थे, इंडस्ट्रीज ओनर थे, इन्होंने वर्कर्स की लाइफ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई वर्क किया। ठीक है, तो उन्हीं के वर्कर्स के राइट को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में इन वर्कर्स की जो कंडीशंस थी उन्हें इम्प्रूव करने के लिए इस सोशलिस्ट एसोसिएशन ने काम किया। ठीक है, अब ये सोशलिस्ट एसोसिएशन जो थी उनकी क्या डिमांड थी कि बेटर लिविंग कंडीशन होनी चाहिए इन वर्कर्स की। ठीक है, और इनके जो वर्किंग आवर्स है उन्हें रिड्यूस कर देना चाहिए, राइट टू वोट उन्हें मिलना चाहिए। और जो ये सोशलिस्ट एसोसिएशन थी, इन्होंने अलग से जो अपनी एसोसिएशन बनाई, उन्होंने अपने कुछ फंड्स भी, ठीक है, अपने फंड्स भी उन्होंने कलेक्ट किए। इन वर्कर्स के यूनियन के जो लीडर थे सोशलिस्ट, उन्होंने मिलकर अपने मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट किया और एक फंड सेटअप कर दिया। उस फंड से जब भी किसी वर्कर को नीड होती, वो किसी परेशानी मुसीबत में होता, तो इस फंड के थ्रू उनकी हेल्प की जाती थी। ओके, तो ये था। अब देखिए ये सोशलिस्ट जो है किस लिए उठे थे? वर्कर्स की लाइफ कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो थे 1914 तक, मीन्स टिल 1914 तक ये जो सोशलिस्ट थे, हालांकि अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए। ठीक है, गवर्नमेंट किसकी थी? कंजर्वेटिव की। ठीक है, कंजर्वेटिव, लिबरल, इन सभी की, रेडिकल्स, इन सभी से रिलेट जो पर्सन थे उन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो उनके प्लेस पर मतलब वो अपनी ये सोशलिस्ट स्टार्टिंग में 1914 तक कोई भी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा। अब इम्पोर्टेंट रोल कैसे रहा? लेजिस्लेचर जो था, लेजिस्लेशन, उसके अंदर लेजिस्लेशन क्या है? जो कोई भी नए गवर्नमेंट के अंदर रूल रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, अब ये लेजिस्लेशन में इनका कोई तो रोल था। मान लीजिए 70% जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के मेंबर बने हुए थे। ठीक है, और 30% ये सोशलिस्ट थे। ठीक है, तो देखिए बेटा, चाहे मेजॉरिटी किसकी थी? कंजर्वेटिव ग्रुप की, मतलब उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन अब सोशलिस्ट जो थे कहीं ना कहीं एक ओपोजिशन का काम तो कर रही थी। इनके थ्रू जो भी नए लॉ बनाए जाते या रूल रेगुलेशन बनाए जाते, तो कहीं ना कहीं वो अपने आइडिया से ये सोशलिस्ट जो हैं उन्हें चेंज करा सकते थे, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, इनको अपनी मनमानी करने से रोक सकते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इन्होंने एक ओपोजिशन का रोल तो प्ले किया। ओपोजिशन का क्या मेन होता है, एम होता है ओपोजिशन का, कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो अपनी मनमानी ना करे, बल्कि पब्लिक के वेलफेयर से रिलेटेड वर्क करे। ठीक है, तो सोशलिस्ट जो थे वो कहीं ना कहीं ओपोजिशन का रोल प्ले कर रहे थे। इन्हें अपनी मनमानी करने से कहीं ना कहीं ये सोशलिस्ट जो है रोक सकते थे अपने इस स्मॉल पार्टिसिपेशन के थ्रू। ओके, अब आता है हमारा रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, इन द गवर्नमेंट इन रशिया, द गवर्नमेंट इन रशिया वाज टेकन ओवर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, हम रीड करेंगे स्टार्टिंग में।
रशियन रिवॉल्यूशन. ओके. The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917. रशिया के अंदर जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्हें सोशलिस्ट जो पार्टी थी, सोशलिस्ट जो थे, उन्होंने अक्टूबर रिवॉल्यूशन उन्होंने स्टार्ट किया. किन्होंने किया? सोशलिस्ट ने. कब? 1917 में, ठीक है, जिसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन कॉल किया. अक्टूबर में 1917 में ये रिवॉल्यूशन हुआ सोशलिस्ट के थ्रू. ये रिवॉल्यूशन किसने किया? सोशलिस्ट ने. और सोशलिस्ट ने ये रिवॉल्यूशन किसके अगेंस्ट किया? जो रशियन गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट, ठीक है. फिर द फॉल ऑफ मोनार्की. अब रशियन गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम पीरियड पर? मोनार्की गवर्नमेंट थी, ठीक है. किसकी गवर्नमेंट थी? मोनार्की गवर्नमेंट थी. ओके. तो मोनार्की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए ये जो सोशलिस्ट थे इन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया. और ये रिवॉल्यूशन कब किया? 1917 अक्टूबर में. इसीलिए इस रिवॉल्यूशन का नाम भी अक्टूबर रिवॉल्यूशन डाला गया हो गया, ठीक है. द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 इन रशिया. अब देखिए बच्चे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन की वजह से 1917 में फेब मंथ में रशिया से मोनार्की गवर्नमेंट जो है उसको हटा दिया गया, मतलब उसका पतन हो गया. एंड द इवेंट्स ऑफ द अक्टूबर रिवॉल्यूशन आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन. इसीलिए अक्टूबर रिवॉल्यूशन के जो भी इवेंट्स हैं उन्हें रशियन रिवॉल्यूशन के रूप में हम कॉल कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट आता है द रशियन एम्पायर इन 1914. 1914 में जो रशियन एम्पायर था, अब आज जैसा हम देखते हैं प्रेजेंटली, तो उससे थोड़ा मतलब रशिया आज का अगर हम पार्ट देखें तो वो हमें कम दिखाई देगा. रशियन एम्पायर के अंदर रशिया का पार्ट तो इंक्लूड था ही, उसके अलावा अनदर जो टेरिटरी थी वो भी इंक्लूड थी. ओके. इन 1914 ज़ार निकोलस सेकेंड रूल्ड रशिया. अब देखिए, एंड इट्स एम्पायर. रशियन एम्पायर पर 1914 में जो रूलर थे, मोनार्की जो रूलर थे, वो कौन थे? ज़ार निकोलस सेकेंड, ठीक है. अब देखिए, रशियन एम्पायर के अंदर रशिया के अलावा और भी अनदर टेरिटरीज आती थी, जैसे कि मॉस्को. रशियन एम्पायर इंक्लूडेड प्रेजेंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है. ये सभी जो थे इसके रशियन एम्पायर के अंदर आते थे. द एम्पायर स्ट्रेच टू द पैसिफिक कंप्राइजिंग द सेंट्रल एशियन. अब रशियन एम्पायर जो सेंट्रल एशियन था, पैसिफिक एरिया की तरफ, ओशन की तरफ, तो वहाँ तक भी फैला हुआ था. आज अगर हम देखें तो उसका नेम है जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ये सभी जो प्लेस थे ये भी किसका पार्ट थे? रशियन एम्पायर का. ओके. देखिए, जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, यहाँ इधर रशियन एम्पायर के अंदर ये तो पार्ट है ही है. इसके अलावा जो आस पास के और जो पार्ट हैं, ये देखिए यहाँ इधर वाले, ठीक है, ये जो पार्ट हैं ये भी किसके थे? रशियन एम्पायर के, ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि रशियन एम्पायर कोई छोटा सा पार्ट नहीं था, एक बिग पार्ट था. अब देखिए आगे, द मेजर रिलीजन ऑफ रशिया वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी विच ग्रो आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च. देखिए बच्चे, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो रशिया था, रशिया में जो मेजर रिलीजन था ना, सबसे ज़्यादा जो रिलीजन फॉलो किया जाता था, सबसे ज़्यादा रिलीजन के फॉलो करने वाले पीपल जो लिविंग करते थे वो थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. अब आप सोचोगे कि क्रिश्चियनिटी
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मीन्स क्या है? तो देखिए, जिस तरह से मुस्लिम्स में 2 स्ट्रीम्स होती हैं, शैया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होता है, जो कि यूरोपियन जो ईस्टर्न जो यूरोपियन प्लेस थे, वहाँ पर इस क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो पीपल थे उन्हें ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कॉल किया जाता है। ओके, विच ग्रो आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडिंग। अब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अलावा यहाँ पर अनदर रिलीजन कौन से थे? कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये अनदर रिलीजन भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब देखिए बच्चे, रशियन रिवोल्यूशन होने का, रशिया के अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ, उस रशियन रिवोल्यूशन का कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना रातों रात रिवोल्यूशन हो गया, कोई तो रीज़न रहता है ना। जैसे अब फ्रेंच रिवोल्यूशन का क्या रीज़न था? जो भी थर्ड स्टेट से बिलोंग करने वाले पीपल थे, कॉमन पीपल, उनके ऊपर ही सारा टैक्स पे करने का बर्डन था, इसीलिए वो उसके मोनार्की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं और रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है। तो रशिया के अंदर भी तो रिवोल्यूशन का कोई ना कोई रीज़न होगा, तो उस रीज़न को समझने के लिए हमें वहाँ की रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी जो कंडीशन थी किस तरह से थी, वो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 85% ऑफ द रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक के और सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखें तो जो रशिया की पॉपुलेशन थी उसमें 85% जो पीपल थे 20th सेंचुरी के आसपास स्टार्टिंग में, तो वो कितना परसेंट एग्रीकल्चरिस्ट थे? 25%। 25% पीपल जो हैं किस में लगे हुए थे? एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर वर्क में। ओके, तो अब एग्रीकल्चर में इतने पीपल लगे होंगे तो ये कहा जा सकता है कि रशियन इकोनॉमी जो है वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पर। ठीक है, रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। रशिया जो कंट्री थी वो ग्रेन को, अनाज का एक्सपोर्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। सबसे ज़्यादा जो ग्रेन एक्सपोर्ट किया जाता था वो रशिया से किया जाता था। रशियन कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड फॉर देयर ओन नीड्स। रशियन जो कल्टीवेटर्स थे, क्रॉप ग्रो करने वाले पर्सन, वो मार्केट के लिए और अपनी खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए ग्रो करते थे। ठीक है, क्रॉप्स को, मतलब उनकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी होती थी कि वो अपने खुद की नीड को पूरा करने के बाद मार्केट में भी सेल कर सकते थे। इन रशिया प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग। अब देखिए, ये तो बात थी एग्रीकल्चर की कि 85% जो पीपल है ना वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। अब बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो रशिया में जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो 2 एरिया थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ओके, तो कौन से 2 एरिया थे रशिया में इंडस्ट्रियल एरिया? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ओके, उसके बाद आता है क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। इंडस्ट्रीज थी लेकिन इंडस्ट्रीज ज़्यादा फ्लॉरिश्ड और डेवलप्ड नहीं थी उस टाइम पर। ज़्यादातर जो वर्क था ना क्राफ्ट्समैन के थ्रू किया जाता था। क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉल स्केल पर जो कुछ अपनी कारखाने, फैक्ट्रीज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो क्राफ्ट्समैन, ज़्यादातर जो वर्क है ना वो क्राफ्ट्समैन के थ्रू होता था। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। लेकिन इन छोटे छोटे कारखानों के अलावा बड़ी बड़ी कुछ लार्ज फैक्ट्रीज भी जो है इस क्राफ्ट वर्कशॉप से रिलेटेड वर्कशॉप जो है ओपन की गई थी। नेक्स्ट आता है बच्चे, इन 1890 मैनी फैक्ट्री स्टार्टेड ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क। अब 1890 के आसपास बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ है ना वो किसकी वजह से एक्सपेंड हुई, किसकी वजह से स्टार्ट हुई? रेलवे नेटवर्क की वजह से, क्योंकि रेलवे नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी गई थी, रेलवे को स्प्रेड कर दिया गया था, रेलवे नेटवर्क बिछाना स्टार्ट कर दिया गया था। देयर वाज एन इंक्रीज इन फॉरेन।
अब रेलवे की वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी, रेलवे नेटवर्क की वजह से क्या होने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी, जो फॉरेनर थे वो इन्वेस्टमेंट करने लगे यहाँ, ठीक है, रशिया में। अब इन्वेस्टमेंट होगी तो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज भी ओपन होने लगी, ओके। एज अ रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इंडस्ट्रीज ओपन हुई तो कोल प्रोडक्शन डबल हो गया, और आयरन और स्टील का जो प्रोडक्शन था उसकी, सॉरी, आयरन और जो स्टील माइन के थ्रू जो निकाला जा रहा था उसकी आउटपुटिंग इंक्रीज हो गई, कितनी, 4 टाइम्स, 4 गुना। मोस्ट इंडस्ट्रीज वर प्राइवेटली ओन, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज ओपन की गई थी वो किसके थ्रू ओपन की गई थी, प्राइवेट ऑनर के थ्रू, ठीक है, प्राइवेट जो पर्सन थे इंडिविजुअली उन्होंने इन इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज करती थी इन फैक्ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज़ थी, ये श्योर करने के लिए कि जो वहाँ पर वेजेस दिया जा रहा है मिनिमम वो सफिशेंट है उस फैमिली पर्सन, उस पर्सन के लिए और उसकी फैमिली के लिए, उसके वर्क को देखते हुए या नहीं। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग आवर्स वर समटाइम 15 आवर्स। अब अगर हम देखें जो क्राफ्ट यूनिट्स थी उन स्मॉल वर्कशॉप्स के अंदर द वर्किंग आवर्स वर समटाइम, वर्किंग आवर्स देखिए बच्चे 15 आवर्स तक हो जाते थे, और अगर हम बात करें फैक्ट्रीज़ की तो वहाँ पर 10 to 12 आवर्स तक ही फैक्ट्रीज़ में वर्क होता था, और इनके कंपैरिजन में जो वर्क देखें तो वर्कर्स को 15 आवर्स तक वर्क करना पड़ता था, ठीक है।